हेलो, अब आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, देखते हैं। ध्यान नहीं दिए। ओके, कोई बात नहीं। फिर से एक बार हम जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार रिकॉल करने, रिवाइज करने के लिए हो सकता है इसी से अच्छी तरह से आप लोग जान भी जाएं। अंधेर नगरी नाटक जो अंधेर नगरी चौपट राजा किसकी रचना है? हमने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, और ये 1881 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, एक व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक कह सकते हैं। ये प्रहसन है। क्या है? प्रहसन है। ठीक है, हाँ, ये प्रहसन है। और इसमें जो है 6 अंक हैं। कितने हैं? 6 अंक हैं। 6 अंक हैं। और इसमें जो पहला का ध्यान दीजिएगा, जो पहला अंक है वो बाह्य प्रांत है। क्या है? बाह्य प्रांत है। बाह्य प्रांत है पहला। दूसरा क्या है? बाजार है। ठीक है, तीसरा क्या है? जंगल है। तीसरा क्या है? जंगल। चौथा क्या है? राजसभा। क्या है? राजसभा। राजसभा। ठीक है, हाँ। पांचवा क्या है? अरण्य। पांचवा क्या है? अरण्य। और छठवां क्या है? शमशान। क्या है? शमशान। तो इसमें 6 अंक हैं। ठीक है, 6 अंक में है। और इसी में जो है, इसी में कहा जाता है कि जो महंत होता है उसके 2 शिष्य होते हैं। कितने शिष्य होते हैं? 2 शिष्य होते हैं। एक का नाम होता है नारायण दास। क्या नाम है? नारायण दास। और दूसरा का नाम होता है गोवर्धन दास। क्या होता है? गोवर्धन दास। गोवर्धन दास। नारायण दास जो है, जब गुरु जो है, गुरु से जब ये लोग आज्ञा लेते हैं, जाते हैं कहीं पर जो है मांगने के लिए, भिक्षा के लिए, तो नारायण दास पूर्व दिशा में जाता है। कहाँ जाता है? पूर्व दिशा में। ठीक है, कहते हैं, महंत कहता है जाओ बेटा, देखो गोवर्धन दास और नारायण दास, जाओ देखो कुछ अगर भिक्षा मिले तो लेकर के आए, हम लोगों का कुछ पेट भरे। तो ये दोनों चेले जो है चले जाते हैं। नारायण दास किस दिशा में जाता है? पूर्व दिशा में। और गोवर्धन दास किस दिशा में जाता है? पश्चिम दिशा में। किस में जाता है? पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये चीज हम जान गए हैं। ठीक है, अब आवाज मुझे लगता है क्लियर आ गई होगी। गुड इवनिंग बालक। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक है, किस लेखक की है? हमने भी बताया है लेखक करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो नाटक है, नाटक एक दृश्य काव्य है, और ये जो है गद्य विभाग की रचना होती है। किसकी होती है? गद्य विधा होती है। ठीक है, हाँ। और जो काव्य होता है वो पद विधा होती है। क्या होती है? पद विधा। तो कहने का मतलब है, जो चंद्रगुप्त नाटक है वो कब लिखा गया था? 1931 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1931 ईस्वी में। और ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। इसका जो नायक होता है वो कौन होता है? चंद्रगुप्त होता है। चंद्रगुप्त खुद होता है। चंद्रगुप्त खुद होता है। ठीक है, हाँ। और कार्नेलिया जो है, कार्नेलिया इसकी प्रेमिका भी रहती है। कार्नेलिया इसकी प्रेमिका भी रहती है। ठीक है, हाँ। एक ऐतिहासिक नाटक है। क्या है? एक ऐतिहासिक नाटक। कहा जाता है कि ये जो नाटक है पूरी तरह से, ज्यादातर जो है, कुछ जो है नाटक पूरी तरह से ऐतिहासिक नहीं, ज्यादातर जो है भाग जो है इसका ऐतिहासिकता से प्रेरित है। ठीक है, तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामी नाटक का मुख्य विषय क्या है? हमने भी बताया कि जो ध्रुव स्वामी नाटक है वो 1900 कितने में लिखा गया? 1933 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1933 ईस्वी में लिखा गया था। और ये एक सुखांत नाटक, अभी हमने बताया कि कैसा है? सुखांत नाटक है। इसका जो नायक है वो चंद्रगुप्त होता है और नायिका कौन होती है? ध्रुव स्वामी। ठीक है, हाँ। और इसका इस चंद्रगुप्त का एक बड़ा भाई होता है जो, जिसका नाम होता है रामगुप्त। क्या नाम है? रामगुप्त। रामगुप्त जो है उसको राज समाज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। वो अपने ऐश्वर्य विलासता में वो जीवन यापन करना चाहता है। तो किसी प्रकार से धन दौलत अधिकता के कारण जो है रामगुप्त का जो शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है, वो किससे हो जाता है? ध्रुव स्वामी से हो जाता है। और फिर ध्रुव स्वामी को सही रूप से अपने पास रख नहीं पाता है। कहने का मतलब है ध्रुव स्वामी जो है फिर बाद में जो है इसके कृत्यों के द्वारा, इसके किए गए उल्टा सीधा कार्यों से जो है ध्रुव स्वामी परेशान रहती है। फिर बाद में जो है ध्रुव स्वामी इससे घृणा करने लगती है। फिर बाद में कहा जाता है कि जो है रामगुप्त, ये जो है किसी प्रकार से जो है ये ध्रुव स्वामी जो है चंद्रगुप्त, जो कि कहा जाता है उस समय जितने भी विद्वान उनके सभा में बैठते थे तो चंद्रगुप्त को जो है कहते थे कि इसके पास वो गुण है राज्य चलाने को। तो जो है लोग चंद्रगुप्त को जो है राजा मानते हैं। ठीक है,
कहने का मतलब यह है कि बाद में जो ध्रुव स्वामिनी जो है इसके चंद्रगुप्त के किए हुए कार्यों के ऊपर प्रभावित होकर खुश हो जाती है और जो फिर इसी से प्रेम करने लगती है। कौन? ध्रुव स्वामिनी। कहा जाता है कि अंत में ध्रुव स्वामिनी जो है चंद्रगुप्त से क्या करने लगती है? प्रेम करने लगती है और इसी से लास्ट में जो है शादी कर लेती है। यही जब शादी कर लेती है तो यहीं पर जो है ये नाटक क्या हो जाता है? सुखांत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। बज बज के चल रहा क्या बालक? कुछ आवाज साफ नहीं आ रही क्या? अच्छा, 1 मिनट देखते हैं। ठीक बालक, देखते हैं, सही हो सकता है, सही कर रहे हैं, बताइएगा। तो ध्रुव स्वामिनी 1931 सुखांत नाटक है। इसका नायक चंद्रगुप्त है, नायिका ध्रुव स्वामिनी है। रामगुप्त जो है चंद्रगुप्त का बड़ा भाई होता है, चंद्रगुप्त जो होता है छोटा भाई होता है। ध्रुव स्वामिनी जो है, ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त से होता है, लेकिन चंद्रगुप्त के कार्यों से ये अप्रसन्न रहती है, जिसके कारण अंत में इसी से चंद्रगुप्त से ध्रुव स्वामिनी प्रेम करने लगती है और फिर उसी से विवाह कर लेती है। तो इस प्रकार से नाटक सुखांत हो जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि प्रेम और राजनीति दोनों का संघर्ष मिलता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में आधुनिक नाटककारों की शुरुआत कहां से मानी जाती है? जो नाटक हिंदी में नाटककारों की शुरुआत अगर मानी जाती है भारतेंद्र युग से, भारतेंद्र के समय से ही मानी जाती है। नाटक चूंकि एक दृश्य विधा है, ये गद्य पार्ट में आता है। कहा जाता है कि 1867 ईस्वी में बांग्ला से अनुदित बांग्ला में एक नाटक था जिसका नाम था विद्या सुंदर। इसी विद्या सुंदर को जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ओके सर, ओके बहुत अच्छे, ओके विद्या सुंदर को जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जो ने हिंदी में अनुवाद किया और उसके बाद जो है इसी को जो है आसपास के समाज को बताया, दिखाया इस नाटक को। कहने का मतलब है इन्होंने जो है बांग्ला से अनुवाद किया था। ठीक है, पहला हिंदी का जो अगर नाटक देखेंगे 1873 ईस्वी में फिर उन्होंने लिखा था, जो कि मौलिक नाटक माना जाता है। और इसका नाम है क्या? वैदिक हिंसा हिंसा ना बनती। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। ठीक है, ये जो है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती 1873 ईस्वी में लिखा गया था। ये क्या है? एक प्रहसन है। क्या है? एक प्रहसन है। ठीक है, हाँ, ये क्या है? एक मौलिक नाटक है। क्या है? मौलिक नाटक है। ठीक है, मौलिक का मतलब है ओरिजिनल। इन्होंने कहीं किसी से छापा नहीं है, किसी नाटक से जो है समझ कर पढ़ करके ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने स्वयं लिखा, अपने मन से लिखा है। और ये जो है किसी दूसरे का नाटक था विद्या सुंदर, ये बांग्ला में लिखा गया था। उन्होंने क्या किया? उसी को लाया और जो हिंदी में अनुवाद कर दिया। ठीक है, और मौलिक का मतलब है उन्होंने खुद अपने आप लिखा। ठीक है, हाँ, ये प्रहसन है। तो कहा जाता है भारतेंद्र युग से शुरू होती है आधुनिक नाटककारों की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्या सुंदर नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? विद्या सुंदर जो नाटक है हमने बताया कि 1867 ईस्वी में लिखा गया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था और फिर 1885 ईस्वी में वो मृत्यु हो गई थी। इसी 35 वर्ष की अल्प अवस्था में ही जो है भारतेंदु ने अपना ऐसा यश कमाया कि उन्होंने खुद जो अपना एक युग की शुरुआत कर दी। उन्होंने खुद एक युग की शुरुआत कर दी। कहा जाता है कि इसी 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जब 15-16 वर्ष के थे तब उन्होंने जो है अपनी काव्य कृतियों को लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्होंने जो भी चीजें लिखना शुरू किए तो 15-16 वर्ष की अवस्था में ही लिखना शुरू कर दिया था। कहा जाए एक कुछ और मत भी आता है कि उनकी जो पहली काव्य थी जो उन्होंने कुछ लिखा तब 12 वर्ष की अवस्था में लिखा था। ठीक है, ये चीजें हैं। मौलिक नाटक ऐसे नाटक होते हैं जो लेखक जो है, नाटककार जो है स्वयं लिखता है, कहीं से देख करके नहीं, कहीं से छाप करके नहीं, जो है स्वयं लिखता है, अपने द्वारा लिखता है। कोई अपने दिमाग में कोई विचार सोचा, कहीं गया देखा, कहीं किसी सीन को देखा, उस सीन को देखने के बाद पता चला कि अच्छा ऐसा है, तो वो जो है सिर्फ देखा है, कहीं दूसरे से चीटिंग करके नहीं लिख रहा है, स्वयं अपने मन से अपनी लेखनी चलाता है, उसके बाद जो स्वयं लिखता है। जैसे कोई टॉपिक होता है लिखने का, तो हम जो स्वयं जो है उस टॉपिक से संबंधित जानकारियां हासिल करते हैं, जानते हैं, तो स्वयं उस चीज के बारे में अच्छी तरह से लिख लेंगे। अगर मान लीजिए हम उसी को हम मौलिक कहेंगे, लेकिन अगर उसी चीज को जो हम पूरी तरह से अगर नहीं लिख पा रहे हैं सही से, कहीं दूसरे जगह से हम ले आए, उसी से जो है कहीं पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ हो और उसको जो उसी से चीटिंग कर लें, उसके बाद तब जा करके हम जो है उसे लिखें, तब वो जो है मौलिक नाटक नहीं माना जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। ओके बालक, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का था विद्या सुंदर नाटक। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ये जो था
ये विद्या सुंदर कब कब का है? 1867 का, 1867 का। ये बांग्ला में था। कहाँ, किस में था? बांग्ला में था। इन्होंने बांग्ला से किस में अनुवाद किया? किस में अनुवाद किया बालक? हिंदी में। किस में? हिंदी में। ठीक है। हाँ, तो ये जब हिंदी में अनुवाद किया तो इसी अनुवाद करने वाला, अनुवाद जो उन्होंने किया तो इसे कहते हैं अनूदित नाटक। क्या कहते हैं? अनूदित नाटक। अनूदित नाटक, अनूदित नाटक। ठीक है। अनूदित नाटक का मतलब ये होता है कि कोई पहले से नाटक रहा हो, उसको अनुवाद कर दिया गया हो। ठीक है, ट्रांसलेट कर दिया गया हो दूसरे पार्ट में, बांग्ला से हिंदी में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को बताना। ठीक है, भारतीय हरिश्चंद्र ने जो है अपने नाटकों में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम पथिक हमने बताया कि जो है वो छायावाद के जनक कहे माने जाने वाले जो है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है, ये नाटक है। ठीक है। हाँ, कहा जाता है कि इलाचंद जोशी ने ही जयशंकर प्रसाद को जो है छायावाद का जनक माना है। क्या माना है? छायावाद का जनक माना है। हाँ, मुकुटधर पांडे जो है, कहा जाता है कि मुकुटधर पांडे जो है वो मुकुटधर पांडे जो हैं, इन्हें जो है सबसे पहले जो है छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। तो इनका भी जो है योगदान जो है छायावाद में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम पथिक नाटक किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चेतना नाटक किस लेखक का है? चेतना हमने बताया कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। ओके। नेक्स्ट, मोर नाच जो है वो मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश। आषाढ़ का दिन उन्होंने ही लिखा था। उन्होंने आषाढ़ का दिन लिखा था। कब लिखा था? 1958 ईस्वी में। कब लिखा था? 1958 ईस्वी में। और ये जो रचना लिखी है ये नाटक है। आषाढ़ का दिन क्या है? एक नाटक है। क्या है? नाटक है। और ये नाटक जो है तुलसीदास के ऊपर लिखा है, तुलसीदास के जीवन के ऊपर लिखा है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नायक कौन है? हमने अभी बताया आषाढ़ का एक जो नाटक है उसका जो नायक होता है कालिदास होता है। कौन होता है? कालिदास, क्योंकि कालिदास के ऊपर लिखा गया है इसलिए उसका नायक जो है कालिदास है। ओके, ओके बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक का शिखर पुरुष किसे कहा जाता है? नाटक जो आधुनिक युग में या भारतीय युग में बहुत से लोगों ने लिखा है, लेकिन लिखने के बाद उसको बढ़ावा किसने दिया? किसने सबसे ज्यादा जो शिखर पर पहुंचाने का काम किया है, उस उच्च बिंदु पर पहुंचाने का काम किया है जहां से जो है अब नाटक में कोई विशेष संशोधन नहीं होता, उसी प्रकार से नाटक लिखे जा रहे हैं। अर्थात नाटकों का जो चरमोत्कर्ष क्षेत्र है वो किससे कहा जाता है? वो उसको चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? उसका आंसर है मोहन राकेश को जाता है। भारतेंदु ने जो नाटक की शुरुआत तो किया था लेकिन उसे चरम उत्कर्ष पर नहीं पहुंचाया था। शिखर पुरुष उन्हें नहीं कहा जा सकता। अगर शिखर पुरुष कहा जा सकता मोहन राकेश को। जयशंकर प्रसाद जी ने भी बहुत से नाटकों लिखी, लेकिन शिखर पर पहुंचाने का काम वास्तव में जो है वो किसने किया है? मोहन राकेश। अर्थात मोहन राकेश के नाटकों को जो है मंचन किया जा सकता है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जयशंकर प्रसाद के नाटकों का जो है नाटक के रूप में मंचन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो है बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं उन्होंने खुद कहा है कि जो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटक लिखे हैं वो एक तो बहुत लंबा है, दूसरा जो है उसमें जो है ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किए हैं जो क्लिष्टत्व से संबंधित है, बहुत ज़्यादा कठिन शब्द हैं और उसका जो है मंचन करना जो है इतना आसान नहीं है। इसीलिए जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मंचन इतनी आसानी से नहीं होता है, बहुत ही कठिन है। तो उसी प्रकार से लेकिन मोहन राकेश की जो नाटक है उनका मंचन बहुत आसानी से हो जाता है। हाँ, कहा जाता है जो उन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है मोहन राकेश जो आषाढ़ का एक दिन उन्होंने लिखा है, उसका आषाढ़ का एक दिन जो उन्होंने लिखा है कब लिखा था? 1958 ईस्वी में। ठीक है, 1958 ईस्वी में। इसका मंचन कई बार हो चुका है। मंचन का मतलब कि नाटक खिलाया जा चुका है, इसी के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटीली का टट्टू किस प्रकार का नाटक? हाँ, कटीली का टट्टू एक प्रकार का प्रहसन है। क्या है? प्रहसन है। याद रखना, प्रहसन मतलब ये ऐसा नाटक है जिसको जो है पढ़ करके जो हंसी आए। क्या है? हंसते रहे आप। ठीक है, आप हंसते रहेंगे और हंसते हंसते जो है आप कह सकते हैं कि ये ऐसा था, ऐसा इतना ज़्यादा हंसते रहेंगे कि आप जो है, कहने का मतलब है कि एक प्रकार प्रहसन है, ये खुशी वाला है, हंसते रहेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक किस भाषा में लिखा गया? प्रतिज्ञा योगंधरायण जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक नाटक है। इस चीज को हम
जानेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है किसमें, पीजीटी में आ गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुव स्वामी का अंत किस रूप में होता है। हमने पहले बताया ध्रुव स्वामी का जो अंत होता है सुखांत रूप में होता है। हमने बताया कि ध्रुव स्वामी जो नाटक 1933 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा था, 1933 ईस्वी में। इसको लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। हाँ, प्रसाद जी है, ठीक। हाँ, इसका नायक कौन होता है, नायक कौन होता है, नायक कौन होता है, चंद्रगुप्त होता है, चंद्रगुप्त होता है। और जो नायिका होती है कौन है, नायिका होती है वो कौन है, नायिका कौन होती है, ध्रुव स्वामिनी खुद होती है, ध्रुव स्वामिनी, ठीक। अभी जयशंकर प्रसाद जी का एक और नाटक है चंद्रगुप्त नाटक। क्या है, चंद्रगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक। ये कब लिखा गया था, 1931 ईस्वी में। इसमें कुल 6, इसमें 4 अंक हैं, ध्यान देना, 4 अंक हैं। और कितने दृश्य हैं, 44 दृश्य हैं, 44 दृश्य हैं, ठीक है। इस चीज को हम जानते रहेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त में 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं, ओके। 1931 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीरेंद्र विजय नाटक किसके, वीरेंद्र नहीं, धनंजय विजय, सॉरी, ये धनंजय विजय है, ये धनंजय लीजिए, धनंजय विजय, धनंजय विजय, ठीक है। हाँ, धनंजय विजय नाटक किसकी है, धनंजय विजय जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है धनंजय विजय, ओके। जयशंकर प्रसाद का नहीं है, जयप्रकाश भारती लक्ष्मीनारायण नहीं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का धनंजय विजय नाटक है। बहुत ही अच्छा नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंधेर नगरी में टकसाल का दृश्य किसके प्रतीक के रूप में बताया गया। टकसाल का मतलब वो होता है, टकसाल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कुछ जो पैसा वैसा जमा किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अंधेर नगरी नाटक में जो ये टकसाल का दृश्य दिखाया गया है उसमें बताया गया है कि राजनीतिक रूप से जो है इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, किस भ्रष्टाचार कर, कौन कौन से प्रकार से भ्रष्टाचार करके जो है वो जो है इतना पैसा कलेक्ट किए हैं, कहाँ से जमा किए हैं, कैसे हुआ है, वो राजनीति से संबंधित भ्रष्टाचार है। इसलिए जो है ये टकसाल का दृश्य जो राजनीतिक भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। हमने बताया कि अंधेर नगरी नाटक का जो है कब शुरुआत हुई थी, 1881 ईस्वी में, ठीक है। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लेखक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, भारत दुर्दशा में किस राजा का चित्रण किया। भारत दुर्दशा में हमने बताया, भारत दुर्दशा में किसके है, भारत दुर्दशा बताओ, विक्रमादित्य नहीं, चंद्रगुप्त, ये तत्कालीन शासक वर्ग, ध्यान देना। हाँ, चंद्रगुप्त का नहीं, अशोक का नहीं, कहने का मतलब तत्कालीन शासक वर्ग। भारत दुर्दशा में जो है बताया गया कि भारत का दुर्दशा करने वालों के पीछे किसका हाथ है। तो भारत दुर्दशा जो है वो कब लिखा गया था, 1875 ईस्वी में। कब लिखा गया था, 1875 ईस्वी में लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, ठीक है, हरिश्चंद्र के द्वारा, ठीक। अब इसमें तत्कालीन जो शासक वर्ग रहते हैं अर्थात अंग्रेजों के ऊपर बताया गया है। किसमें बताया गया, अंग्रेजों के ऊपर बताया गया है कि वो किस प्रकार से भारत की दुर्दशा कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ऐतिहासिक नाटक किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक जो है किसका नाटक है, अशोक जो है जयशंकर प्रसाद का है। किसका, प्रेमचंद का नहीं, भारतेंदु का नहीं, लक्ष्मीनारायण मिश्र का नहीं, ये जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये भी पीजीटी, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में आ गया है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में आ चुका है, ठीक। जयशंकर प्रसाद का अशोक ऐतिहासिक नाटक है, ये ऐतिहासिक आ गया है और उसी को समय जो भी समस्याएं, जो भी बातें थी उसी को ध्यान में रख करके ऐसा काम किया गया है, ऐसे नाटक लिखे गए। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन राकेश का कौन सा नाटक कालिदास के जीवन पर आधारित है। कालिदास के जीवन पर आधारित हमने पहले बता दिया कि आषाढ़ का एक दिन है। कौन सा है, आषाढ़ का एक दिन, 1958 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1958 ईस्वी में। हमने बताया था कि इसमें जो नायक कौन होता है, नायक कौन होता है, कालिदास स्वयं होता है, कालिदास स्वयं होता है, ठीक है। हाँ, तो कालिदास इसका नायक स्वयं ही होता है। ये जो कालिदास रहते हैं ये बताया गया है कि जो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने ज्यादा व्याकुल रहते हैं, इतना ज्यादा व्याकुल रहते हैं, वो उसी संबंध में मुझे लगता है कि आप लोग सब समझ गए होंगे, वहां से भी जो है इसके कुछ पार्टों को लिया गया है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन का मतलब ये है, आषाढ़ महीने का
कहने का मतलब एक दिन का, ध्यान दीजिएगा, ये एक आषाढ़ महीने का जो दिन होता है, आषाढ़ का एक दिन, इसका मतलब ये होता है कि आषाढ़ के एक ही दिन में ये एक दिन में जो ये नाटक की शुरुआत हुई है, एक ही दिन में शुरुआत हुई है, ठीक है। हाँ, पहले ही दिन में शुरुआत हुई, उसके बाद खत्म हो गई। आषाढ़ महीने में ही शुरुआत हुआ था। अंधायुग, अंधायुग जो नाटक है वो किसका? धर्मवीर भारती का है। अंधायुग जो है महाभारत की कथा पर निर्भर है। ध्यान बता, 1955 ईस्वी में कब लिखा गया था? 1955 ईस्वी में। ये महाभारत से संबंधित है, महाभारत की कथा पर आधारित है, ठीक है, अंधायुग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मवीर भारती की रचना है। आधे अधूरे जो नाटक है वो कब लिखा गया था? 1969 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है, 1969 ईस्वी में लिखा गया था। और किसमें? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही अच्छा नाटक है। इसमें बताया गया है किस प्रकार से लोग अपने पारिवारिक समस्याओं से गुजरते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने परिवार के व्यक्तियों से, पति के द्वारा पति पत्नी से जो है नाखुश रहती है, वो किसी दूसरे से संबंध स्थापित कर लेने चली जाती है, तो पति भी किसी दूसरे के साथ रहने लगता है। तो आधे अधूरी का मतलब है कि पत्नी और पति जो है, पत्नी और पति, ठीक है, ये दोनों में संबंध विच्छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? संबंध विच्छेद रहता है, संबंध विच्छेद, ठीक है, अर्थात ये एक दूसरे से खुश नहीं रहते हैं। तो अगर हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा नाटक है ये मोहन राकेश जी का। इसको पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि वास्तव में तत्कालीन समय में या आज के वर्तमान समय के परिदृश्य को देखते हैं तो शायद जो है ये आधे अधूरे नाटक जो है उस पर सही बैठता है, ठीक है। हाँ, कि किस प्रकार से पति और पत्नी एक दूसरे से जो है खुश नहीं है या उनके कार्यों से खुश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पहला प्रहसन किसे माना जाता है? हिंदी का पहला प्रहसन किसे माना जाता है? अगर हिंदी का पहला प्रश्न देखा जाएगा तो भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा है, ठीक। ये हाँ पहला प्रहसन है, ध्यान देना। ये भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और इसकी रचना काल कब हुआ था? रचना काल कब है? अच्छा, रचना का समय कब है? 1873 ईस्वी में। कब है? 1873 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अठारह सौ तिरासी। नेक्स्ट, अंधायुग का विषय किससे संबंधित है? अंधायुग का जो विषय वो किस चीज से संबंधित है? हमने बताया कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो 18 दिनों का था। कितना है? 18 दिनों तक युद्ध हुआ। 18 दिनों तक युद्ध हुआ। ये 18 दिनों का जो युद्ध हो रहा था तो 18वें दिन की ये कथा है। 18वें दिन की ये कथा है, ठीक है। 18वें दिन की कथा है। उसी 18वें दिन की ये कथा है। महाभारत के युद्ध के बाद का काल जो है अंधायुग का विषय है। अर्थात युद्ध के 18वें दिन का समय जो है, क्योंकि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और 18वां जो दिन था उसी 18वें दिन को लेकर के मोहन राकेश ने, ये धर्मवीर भारती ने ये अंधायुग लिखा। 18वें दिन की कथा पर ये निर्भर है। सिर्फ एक दिन अर्थात 18वें दिन की कथा है। महाभारत युद्ध के बाद का काल ये जो है इसी पर ये संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद के नाटकों की विशेषता क्या है? प्रसाद के नाटकों की जो विशेषता हमने अभी बताया है कि उनकी विशेषता है वो ऐतिहासिकता है। क्या है वो? ऐतिहासिक है। अर्थात उनके जो पात्र लिए गए हैं वो ऐतिहासिक ग्रंथों से लिए गए, इतिहास से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, कान्नेलिया हो गया, अशोक हो गया,
तो ये सब जो है इतिहास से लिए गए हैं पात्र हैं। तो ऐसे किसी नाटक में जब हम इतिहास से संबंधित चीजों को ले लेते हैं, चाहे उसके पात्र हैं चाहे घटनाएं हैं, तो वो नाटक जो है एक ऐतिहासिक नाटक बन जाता है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में ज्यादातर जो है ऐतिहासिक नाटक आप देख सकते हैं। ठीक, हाँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया। और दूसरा उच्च कोटि की भाषा। हाँ, कहा जाता है कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने अपने नाटकों में उच्च कोटि की भाषा का प्रयोग किया है। अर्थात ये उच्च कोटि की भाषा का मतलब क्या है? उच्च कोटि का मतलब ये है कि शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया। शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी का मतलब ये है साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है। किसका? साहित्यिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है। ठीक है, साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया गया है नाटकों में, जान लीजिए। और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसका जो पढ़ने वाला जो पाठक है उसका अर्थ भी नहीं समझ पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उनकी जो नाटकों की जो विशेषता है या उनके नाटक में आए जो भाषा है या शब्द हैं वो बहुत ही कठिन है। हिंदी भाषा तो हिंदी है ही, लेकिन जो है वो उनके जो आए शब्द हैं वो बहुत ही कठिन है या क्लिष्टत्व से भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है उच्च कोटि की भाषा मानी जाती है, ऐतिहासिकता से परिपूर्ण है। और दूसरा उच्च कोटि की भाषा से परिपूर्ण है। हास्य व्यंग, ऐसा कोई धार्मिक उपदेश, ग्रामीण जीवन, ऐसा पूरी तरह से नाटकों की मगर मुख्य विशेषता है तो ये ही है, ऐतिहासिकता और उच्च कोटि की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक आंदोलन की शुरुआत किसके नाटकों से हुई? हमने बताया कि जो आधुनिक हिंदी नाटक के आंदोलन की शुरुआत, हिंदी नाटक के आंदोलन अर्थात हिंदी नाटक को शिखर तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो जो है मोहन राकेश जी ने किया है। किसने किया है? मोहन राकेश जी ने। अच्छा, ऐसा क्योंकि अभी हमने बताया कि जो है उन्होंने उनके नाटकों को, उन्होंने जो भी नाटक लिखे हैं उन नाटकों को हम आसानी से कहीं पर भी मंचन कर सकते हैं। मंचन का मतलब वो नाटक कहीं पर हम खेल सकते हैं, चाहे हम किसी स्थान पर जो है किसी सिंपल स्थान पर, चाहे बड़े बड़े मंचों पर हम उसे जो है मंचन कर सकते हैं, खेल सकते हैं। लेकिन जो है जयशंकर प्रसाद के जो नाटक थे उन्होंने भी उनसे ज्यादा नाटक लिखे, लेकिन उनके नाटकों को हम हर जगह जो है आसानी से जो है मंचन नहीं कर सकते हैं। अर्थात उन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक की शुरुआत ऐसे की लिखने की कि आने वाली जो लेखक गण थे उन्होंने शुरू किया कि हाँ हमें ऐसे नाटक लिखने चाहिए जिससे कि वर्तमान आने वाली पीढ़ी या वर्तमान समय के लोग जो है उसको जो है देख सके और आसानी से जो है कहीं पर भी मंचन किया जा सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा जा सकता है या कहते हैं कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने खुद कहा था कि नाटकों के लिए जो है मंच की आवश्यकता नहीं हुई और मंच के लिए नाटकों की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब ये है अगर सिर्फ आपने नाटक लिखे हैं तो नाटक है कहीं लिखे तो आपको मंच मिल जाएगा। अगर मंच है तो आपके लिए नाटक मिलना कोई कठिन काम नहीं। तो कहने का सेंस है आधुनिक हिंदी नाट्य आंदोलन की अगर शुरुआत किया है वो मोहन राकेश नहीं, वो ऐसा काम किया है जिससे कि लोग जो है आने वाले भविष्य के जो लेखक गण हैं वो ऐसे ही जो है नाटक लिखते रहें और पूरी तरह से जो है उनका मंचन अच्छी तरह से होता रहे। नेक्स्ट देखते हैं मृत्युंजय नाटक किस लेखक की रचना है? हाँ, मृत्युंजय नाटक जो है किस लेखक की रचना है? इंपॉर्टेंट है। मृत्युंजय जो नाटक है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टीजीटी में आ चुका है, ये टी ग्रेड में भी आ चुका है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये नाटक, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यही इतना जो है आज की श्रेणी में जो हम कह सकते हैं कि ये 27 क्वेश्चनों का श्रृंखला था जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। हमने व्याख्यायित करके जो है इन प्रश्नों को अच्छी तरह से बताया है। प्रश्न तो 27 थे लेकिन उसमें से हमने कम से कम जो है 30, 35, 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना करके बताए हैं। अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप समझते रहेंगे और उसमें जो व्याख्याएं हैं हमने दी है उसको आप समझते रहेंगे तो आप जो है आसानी से आप जो है एलटी ग्रेड हो गया, टीजीटी या पीजीटी जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा लगातार मेहनत करना पड़ेगा। हम जो है आपके साथ हमेशा खड़े हैं, आते रहेंगे बराबर। जो है शिक्षा के रूप में जो है आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम हमेशा जो है आपका पथ प्रदर्शक के रूप में हमेशा सामने खड़े रहेंगे। ठीक है, ओके।
तो आज के सेशन में बस यही इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे, कुछ नए नाटक या उपन्यासों को लेकर के आएंगे। उसके बाद हम एक एक नाटक के बारे में पूरी तरह से डिटेल में हम सुनेंगे, समझेंगे कि एक एक नाटक क्या है, कैसे है जो है, और कुछ काव्य कृतियों को भी लेकर के आएंगे जिसको हम पूरे ऐसे इसी पर लगा देंगे और पूरी तरह से एक एक का जो है अर्थ बताते चले जाएंगे कि इसका सेंस क्या है, तो जिससे हमारा जो तैयारी अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।